मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से आज आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था। जो लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से पहले डाइपोल के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें, क्योंकि हमने डाइपोल मोमेंट, डाइपोल पर टॉर्क और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ये सब चीजें देख रखी हैं लास्ट के प्रीवियस वीडियोस में। देखिए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि जब हम चार्ज को किसी सिस्टम पर प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को जब स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, तो चार्ज सिस्टम पर कई अलग अलग तरीके से स्टोर होता है, राइट। तो चार्ज को यूनिफॉर्मली अगर हम सिस्टम पर फैला दें तो इसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम तीन अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, बस उसको याद रखना है। कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन इसकी नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक में मुझे हेल्प करने वाला है, राइट। तो आगे आइए देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, राइट। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं, ओके। देयर इज थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे आइए एक एक करके पहले इसको समझ लें। तो हम लोग पहले बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लीनियर का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, व्हेनेवर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, ओवर द थ्रेड यूनिफॉर्मली, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट सपोज दैट ये आपके पास कोई रॉड या फिर कोई स्ट्रिंग है, थ्रेड है, इस पर चार्ज को आपने यूनिफॉर्मली फैला दिया हुआ है। कैसे चार्ज किया होगा इसको? तो जब चार्ज सिस्टम पे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, कि सिस्टम की कितनी लेंथ होगी मान लेते हैं, मतलब सपोज कर लिया जाए कि देयर इज अ लेंथ स्मॉल एन, मतलब सिस्टम की जो लेंथ होगी वो स्मॉल एन। अगर मुझे टोटल चार्ज के वैल्यू पता है तो हम इसके पर्टिकुलर 1 यूनिट लेंथ की चार्ज के अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले तो अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट क्यों बच्चों? पहले इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ निकालनी होगी कितनी चार्ज फैली हुई है। चार्ज एट पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? आई होप आप लोग को डेंसिटी का मतलब समझ पा रहे होंगे। डेंसिटी का मतलब अमाउंट होता है। अगर मास डेंसिटी निकालते थे तो आप मास का अमाउंट निकालते थे पर यूनिट वॉल्यूम में। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? चार्ज का अमाउंट निकालना है पर यूनिट लेंथ में। तो चार्ज का अमाउंट पर यूनिट लेंथ के लिए क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा, जरूरत पड़ने वाली आगे आने वाले टॉपिक्स में। देन लैम्डा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, मान लीजिए क्यू है तो क्यू अपॉन एल, राइट। तो क्यू अपॉन एल, दिस इज द चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंटली इसकी यूनिट वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कूलम पर मीटर, राइट, कूलम पर मीटर। और इसका डायमेंशन थोड़ा ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कूलम का बच्चों होता है 80 और एल मीटर का होता है, तो एल ऊपर तो -1, राइट। इसी तरीके से आपने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला है हम लोग का एरिया या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आइए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल इन दिस, ओके। अगर मैं किसी प्लेन, किसी सरफेस, किसी भी तरीके के एरिया के बारे में मैं बात करूं जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज मतलब चार्ज को किस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? सरफेस पर। तो सरफेस का एरिया क्या हो गया? मान लेते हैं ए हो गया। देन क्या होने वाला है? देन डेंसिटी। डेंसिटी तो निकालनी होगी, लेकिन इस बार डेंसिटी लाइन पर नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और दिस इज व्हाट? नथिंग, दिस इज क्यू बाई ए, ओके, क्यू बाई ए।
सब। अब ये बातें भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे एरिया जिस सरफेस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी सरफेस का एरिया हमें यहाँ पे लेना होगा। इसकी भी यूनिट बच्चों, इसकी भी यूनिट निकालोगे तो क्यू मींस व्हाट, कूलम, और एरिया फॉर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं डायमेंशन की तो इसका डायमेंशन हो जाएगा क्या, डायमेंशन हो जाएगा L, पहले तो कूलम का लिख लीजिए बच्चों, और नीचे आपका क्या था L2, तो ये ऊपर L-2। ओके, फाइनली आप इसको लिख सकते हो L-2 AT। ओके, नेक्स्ट अब मैं इसके लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज के बाद में एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा हमें, और दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर द स्पेस करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है? किसी भी 3D सिस्टम में आप कोई आयनिक जो भी गैसेस होती हैं उस आयनिक गैसेस को भर लीजिए। उस आयनाइज्ड गैसेस को जब भरोगे तो ये चार्ज क्या होंगे? गैसेस तो किस मासलेस होते हैं, तो हर जगह आयनाइज्ड गैसेस फैल जाएंगे। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर किसी 3D सिस्टम को एज्यूम कर लेता हूँ। देयर इज अ 3D सिस्टम, ये 3D सिस्टम है, और इस 3D सिस्टम में चार्ज जो है वो पूरे स्पेस में फैल रखा हुआ है। तो अगर चार्ज पूरे स्पेस में फैल रखा हुआ है तो दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of charge into the whole space of the system, 3D system, this is called volume charge distribution। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन आपको तो डेंसिटी निकालनी है। कौन सी डेंसिटी निकालनी है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, किसमें? टोटल स्पेस में। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल स्पेस में, और स्पेस क्या है? वॉल्यूम है, तो हो जाएगा Q by V। ओके, तो दिस इज व्हाट? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी भी यूनिट, इसका भी तो मेजरमेंट होगा, तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन भी आप निकाल लोगे। कूलम का हो जाएगा 80 और इसका क्या हो जाएगा? L3, मतलब L-3 ऊपर आपने शिफ्ट कर लिया। ओके, तो देयर इज अ 3 काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लियर कर चुके हैं, आइए फटाफट से समझने की कोशिश करें कि अगर किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए चेक करते हैं। लेट्स सी, यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब ये समझिए कि अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, रिंग का मतलब समझ पा रहे हो ना, कोई भी मेटालिक रिंग ले लिया आपने। मेटालिक रिंग लेने का मतलब ये होता है कि मेटल पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैल जाएंगे, तो मेटालिक रिंग ले लिया। इस मेटालिक रिंग का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेडियस होगा, और उस रिंग के सेंट्रल एक्सिस पे हमें आज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, लेट्स सी क्या करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब पहले तो देखा जाए कि ये कैसे करना है, तो उसके लिए पहले तो हम एक रिंग सपोज करेंगे। ओके, तो देयर इज अ रिंग, ये पहला। अब इस रिंग को पहले तो आपने क्या करना है, इसका रेडियस डिसाइड कर लेना है। इसका रेडियस हमने जो डिसाइड करा है वो स्मॉल a है। क्योंकि ये चार्ज रिंग है तो इसलिए इस सिस्टम पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है। तो लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट हो गया, चारों तरफ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पर आपने क्या ले लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लेना है। देयर इज अ पॉइंट where we have to find electric field, this is called central axis। okay, तो this is point जो सेंटर से होकर लाइन जाती है, इसको लाइन जाने को सेंट्रल एक्सिस कह देंगे। इस पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर चार्ज का अमाउंट क्या है, सपोज दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्मॉल q। ओके, तो इस पूरे सिस्टम पर चार्ज का अमाउंट q है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कितने डिस्टेंस पर, एट स्मॉल x डिस्टेंस पर। ओके, और इस पहले पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इफेक्ट इस पॉइंट P पर पहुंचने वाला है वो केवल और केवल चार्ज
बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस की वजह से यहाँ पे पहुंचने वाला है, सेंटर पे तो कोई चार्ज अमाउंट है नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट पहुंचेगा वो बाउंड्री की वजह से ही इफेक्ट यहाँ पे पहुंचने वाला है। ओके, तो पहला काम तो ये क्लियर हुआ। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रल एक्सिस पॉइंट P, राइट। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले सपोज करना होगा कि देयर इज अ स्मॉल सेक्शन एट दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट का नाम रख दीजिए m, और ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ये q है, इसको हम लोग लिख लेंगे। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रल एक्सिस पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ring small q of radius small a। ओके, अच्छा ये बातें क्लियर कर ली आपने कि आपको जो रेडियस लेना है वो स्मॉल ए, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस रिंग पर छोटे से पार्शियल पॉइंट m पर ये कोई चार्ज अमाउंट ले लेते हैं। लेट ring has a partial amount of charge at m where electric field will be at P is क्या होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना है किस छोटे से सेक्शन की वजह से यहाँ पर, तो आपने लिखना होगा DE is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जो लोगों को ये याद नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इस छोटे से सेक्शन का इफेक्ट यहाँ पॉइंट P पर होने वाला है। छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, यहाँ पे पार्शियल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो पार्शियल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट भी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, राइट। तो DE is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, DE is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो DQ अपॉन डिस्टेंस क्या लेना होगा, डिस्टेंस आप यहां से यहां लोगे, ये सेंट्रल एक्सिस की डिस्टेंस x और ये है आपका रेडियस, तो आपको ये चाहिए होगा ना, ये हो गया x² प्लस a², राइट। तो ये आपने लिख देना है क्या, x² प्लस a²। आपको क्या करना है, रूट भी है तो यहाँ स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल आउट होगा, तो हमने यहाँ पे रूट नहीं लगाया है, कैंसिल आउट हो गया। डायरेक्शन बताइएगा, तो डायरेक्शन जो होगा अलोंग द लाइन m2p। ओके, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन ना। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले दिमाग में रख लेना है, थोड़ा चेक करना है कि और इसका इफेक्ट क्या होने वाला, और हमें इसका इफेक्ट चेक करने के लिए नीचे एक और एक सेक्शन चेक करना होगा। देयर इज अनदर पॉइंट n, ओके, अनदर पॉइंट n, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस छोटे से पार्शियल सेक्शन का, इसका इफेक्ट भी यहीं P पर पहुंचेगा और अलोंग द लाइन होगा N2P, ये भी होगा DE और ये भी होगा DE, राइट। तो सिमिलरली एक बात और याद रखेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट N of charge DQ will be DE is equal to 1/4 pi epsilon naught DQ upon x² plus a² ही होगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ये रेडियस की वजह से और सेंट्रल एक्सिस की वजह से सेम ही आनी, तो ये होगा सेम अमाउंट ऑफ
इफेक्ट। और यहां से यहां तक का डायरेक्शन भी देख लीजिए, N2P, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पुश करेगा इसको, तो क्या लिखेंगे N2P, राइट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन N2P अलोंग द लाइन। ये दोनों डायरेक्शन हो गए क्लियर, दोनों डायरेक्शन। लेकिन एक सेकंड, ये क्या देख पा रहे हो आप कि यहां पर अगर मैं इस लाइन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मैं ये क्या देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो ये चेक करना होगा कि एट द पॉइंट P ये सेंट्रल एक्सिस से, ये सेंट्रल एक्सिस, ये लाइन जो हाइपोटेनस देख पा रहे हो उससे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है। सपोज दैट देयर इज अ एंगल ऑफ सब्सटेंशन इज अल्फा। सिमिलरली यही सेम अल्फा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से यहाँ पे भी बनेगा। आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा कि नीचे भी सेम अल्फा ही बनेगा, राइट। तो ये सेम अल्फा यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से बनेगा। इसका अल्फा यहाँ, इसका अल्फा यहाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस वगैरह सेम है, इसलिए यहाँ पे अल्फा भी आपका सेम होगा, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस से दोनों बाउंड्रीज की एंगुलर सब्सटेंशन सेम ही होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से रिजॉल्व होगा। कैसे? इन सच कंपोनेंट लाइक जैसे डी को आपने एंगल के अलोंग पहले रिजॉल्व करना होगा तो होगा DE cos अल्फा, और ऊपर बच्चों क्या होगा DE sin अल्फा, राइट। इसी तरीके से इसको भी रिजॉल्व करिए, DE cos अल्फा, और नीचे की ओर क्या रिजॉल्व होगा DE sin अल्फा, राइट। तो नाउ DE resolve their component where कौन कौन कैंसिल हो जा रहा है आपको पता ही है, D sin अल्फा कैंसिल और D cos अल्फा कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम रहेंगे। जो एंगल के साथ होगा वो cos अल्फा के साथ रिजॉल्व होता है और उसके अदर साइड में sin अल्फा। अब यहाँ पर ऊपर के सारे अमाउंट ऑफ चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो sin अल्फा का इफेक्ट ऊपर और cos अल्फा एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर होने वाला है। सिमिलरली नीचे के सारे चार्जेस का इफेक्ट एग्जैक्टली आप नीचे देख पा रहे हैं, सारे साइन अल्फा परपेंडिकुलर होंगे और cos अल्फा अगेन द लाइन जॉइनिंग होंगे, मतलब इसी पॉइंट पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के DE sin अल्फा और DE sin अल्फा नीचे वर्टिकली एक दूसरे के देख पा रहे हैं आप, अपोजिट है, और एक दूसरे का अपोजिट और इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट होंगे और ये अब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जो भी बचेगा वो केवल ये, और ये वैल्यू सारे पॉइंट्स के लिए सेम ही आने वाले हैं, राइट। तो आपको किसी एक पॉइंट का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो गई तो आप सारे रिंग के बाउंड्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो नाउ DE sin अल्फा cancelled and D cos alpha is effective at horizontal axis या horizontal line, right? So now electric field due to whole ring, okay? तो ये क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रिंग E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर द होल रिंग। तो होल रिंग के लिए आप बाउंड कर सकते हो इसको, DE एक पॉइंट का इफेक्ट DE cos अल्फा है, तो आपको टोटल के लिए निकालना है तो आप लाइन वेक्टर कर रहे हो तो यहाँ पे लाइन लिख सकते हो, राइट। तो ये आपने लिख दिया DE इंटीग्रेशन ऑफ लाइन वेक्टर DE cos अल्फा, ओके। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले, यहाँ से हम पढ़ते हैं DE की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ही लेना है, ये वेक्टर लगा दीजिएगा क्योंकि डायरेक्शन दे रखा है आपने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। ये आपने निकाल रखा था। और cos अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी
तो cos अल्फा भी तो चाहिए। cos अल्फा की वैल्यू आप कहां से लोगे, जरा देखिएगा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपके एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ये, तो ये बेस हो गया। तो बेस आपने x और हाइपोटेनस देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन अंडर रूट में है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2 आपने रूट को 1/2 पावर में रिप्लेस कर रखा हुआ है। तो यहां पर आपने क्या करना है, x और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर हाफ या पावर 1, तो आपने लिखना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर हाफ ऑफ पावर 1 प्लस हाफ को लिखते हो 3/2 राइट, तो यहाँ पे आपने 3/2 लिख रखा है। इंटीग्रेशन फॉर द टोटल लूप, इस पूरे लूप के लिए, पूरे रिंग के लिए, तो आपने d क्यों लिखना है, पूरे लूप पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है बच्चों, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो आपने क्यों ले रखा है, ओके क्यों, तो यहाँ पे आपने लिखना है क्यों x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, ओके 3/2। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन भी तो होगा, और करके इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो आप लिखेंगे वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, और साथ में i कैप लिख सकते हो क्योंकि आपने इसको कहां दिखा रखा है, इसको आपने x एक्सिस पे दिखा रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट केवल अलोंग द लाइन होने वाला है, ओके। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैसे जनरलाइज करेंगे और कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पता करनी है कि सेंटर पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे नोट पॉइंट बच्चों कर लोगे आप, याद रखना ये नोट पॉइंट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, अगर ये यहाँ पे निकालना चाहते हो तो P को आप कहाँ लेकर के आओगे, यहाँ पर, कहाँ पर, सेंटर O पर, ओके। तो जब सेंटर पे लेकर के आओगे तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 0 सच दैट, अब आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 करोगे तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होने वाला है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग इज 0, ओके। तो पहला कहानी क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट चेक करने वाले हम लोग, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन x इज ग्रेटर देन a, मतलब x की वैल्यू एज कंपेयर टू रिंग का रेडियस अधिक है, तो क्या होने वाला है, तो आपको पता ही है कि x की वैल्यू अगर a के रिस्पेक्ट में अधिक है तो x स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, therefore E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught qx upon, नीचे क्या लिखने वाले हो आप, नीचे आप लिखने वाले हो x स्क्वायर पावर 3/2, राइट, ये कैंसिल हुआ और एक आप और कैंसिल कर सकते हो, तो 1 upon 4 pi epsilon naught, एक x और कैंसिल होगा, x क्यूब आएगा बच्चों, तो q by x स्क्वायर, मतलब कि अगर थोड़ा डिस्टेंस बड़ी हो तो ये एक तरीके से किसके तरह, ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ही लग रहा है, इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और पॉइंट है, इफ x आपका इतना ज्यादा हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि x इंफिनाइट पर चला जाए, इफ पॉइंट P is at infinity, okay, is at infinity हो, मतलब बहुत बड़ी हो जाए, तो x की वैल्यू इनफिनाइट होने पर E की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू इनफिनाइट करेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या समझ आई बात आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग इज 0। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा
दूर ले जाके कैलकुलेट करूं तो ये रेसिप्रोकल लॉ होल्ड करता है। अब बहुत दूर ले लिया जाए, इसका मतलब कि डिस्टेंस बहुत बड़ी हो, तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो है, रेसिप्रोकल लॉ होल्ड करता है, फिर इनफिनिट पर जीरो है, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तो है जहां पे मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको करना है डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात मैं बता दूं, जो लोगों को इसके डिफरेंशिएशन वगैरह आते होंगे वो इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छे से नहीं आते, मैं बता दूं कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा आपको। डिफरेंशिएट करके इसके फर्स्ट फंक्शन को इक्विवेलेंट जीरो करना होगा। और ये सारे रूल्स आपको मैक्सिमम और मिनिमम में सिखाया जाता है जो मैथमेटिक्स कर रखे होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए आपको यहां पर डायरेक्टली बता दूं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसको इक्वल करेंगे जीरो के। अब फिर इसके बाद वहां से x की वैल्यू मिलेगी और जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस a बाई रूट टू, प्लस माइनस a बाई रूट टू। ये a क्या है, ऑफ कोर्स रेडियस है, और a आपका रेडियस और नीचे रूट टू। प्लस माइनस का मतलब रिंग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी। और वो कितने डिस्टेंस मिलेगी, इतने डिस्टेंस पर, मतलब a बाई रूट टू पर। अब इसका ग्राफ बनाना होगा। नाउ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डिस्टेंस x। ओके, तो कैसा बनेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच का ग्राफ। तो आइए चेक करते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहले तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस डिसाइड कर ले लिए हैं और डिस्टेंस वाली एक्सिस भी डिसाइड कर ले ली है, लेफ्ट और राइट दोनों, मतलब रिंग के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कहां होता है, सेंटर पे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है और बढ़ करके कहां पे, एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। किस पॉइंट पर, a बाई रूट टू पर। ये बच्चों आपको बस फिलहाल के लिए दिमाग में रख लेना है, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स के साथ रहना है तो इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको आराम से दिमाग में रख लीजिएगा। और इसके आगे ये आगे डिक्रीज होकर के कहां चला जाता है, इनफिनिट पर। सिमिलरली जो इफेक्ट उधर होता है वो इधर भी होगा। सिमिलरली मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप चलेंगे तो इसको आप इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो, और ये भी आपका लेफ्ट में भी एग्जैक्टली सिमिलर कर्व निकल करके आएगा। सिमिलर कर्व मतलब जो इफेक्ट इधर होगा लेफ्ट में वही राइट में भी होगा। यहाँ पर ये भी डिस्टेंस एग्जैक्टली उतनी ही होने वाली a बाई रूट टू। ये लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव एक्सिस में होगी और ये पॉजिटिव एक्सिस में। और ये क्या बताता है बच्चों, तो ये है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर। और आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इनफिनिट पर जीरो, इनफिनिट पर जीरो, राइट। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर्व भी ट्रेस कर लिया है। तो आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों इसी से रिलेटेड आगे एग्जांपल्स। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे अच्छे से। कोई भी डाउट होगा आप हमसे कंसल्ट करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।